नमस्कार। आज हम लोग ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जानेंगे। जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत या सर्वोत्तम जनसंख्या सिद्धांत क्या है। आधुनिक समय में अर्थशास्त्री किसी देश की जनसंख्या के आकार या वृद्धि को देश की राष्ट्रीय आय से संबंधित या संबंध स्थापित करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जनसंख्या का आकार सर्वोत्तम है या नहीं। जनसंख्या के आकार की प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जनसंख्या का आकार कैसा है, इनके साथ अंतर संबंध ज्ञात करके हम देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए लाभदायक है या हानिकारक है पता करते हैं। इसी आधार पर जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास सर्वप्रथम एडविन कैनन नामक अंग्रेज अर्थशास्त्री ने 1861 से 1935 ईस्वी में करने का प्रयास किया। बाद में डाल्टन, रॉबिन्सन, कार्ल सैंडर्स नामक विद्वानों ने भी इस सिद्धांत का सर्वोत्तम समर्थन किया। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत वह स्तर है जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत की पूर्व मान्यताएं जो हैं उसमें 3 मान्यताएं विशेषकर मानी गई। पहला यह है कि किसी देश की जनसंख्या में यदि वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर कार्यशील जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है। दूसरा, कार्यशील जनसंख्या की कार्य क्षमता जो होती है वो काम करने के समय में परिवर्तित नहीं होती है। किसी दिए गए समय में किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर देश की प्राकृतिक साधनों, टेक्नोलॉजी, पूंजी आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 3 प्रकार की मान्यताएं हैं और विवेचना। जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत की विवेचना करते हुए प्रकाश डालते हैं कि वृद्धि क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, किस कंडीशन में होती है, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, वरन यह सिद्धांत किसी देश की जनसंख्या के लिए अनुकूलतम आकार के विचार को प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस सिद्धांत का आधार उत्पत्ति के वे नियम हैं जिनके आधार पर जनसंख्या का आकार, जनसंख्या के संसाधनों की उपलब्धता उस अनुकूलतम अनुपात को ज्ञात करने में मदद करता है जिससे देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाए। और अधिकतम तब होगी प्रति व्यक्ति आय जब जो है जनसंख्या कम होगी और कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी। उत्पादन ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पे मान के चलिए प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाएगी। और ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी खेत के आकार छोटे हो जाएंगे या जो है सघनता बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है सब चीज़ें में कमी आती चली जाएगी। इस सिद्धांत में जनसंख्या को श्रम माना गया है। जनसंख्या श्रम है भी, श्रम ही उत्पादन का मूल आधार है, श्रम ही शक्ति है। और श्रम जब मानव ने श्रम किया है, जब से मानव श्रम करता चला आया है पृथ्वी पर, उत्पादन लगातार बढ़ता चला आया है। जब श्रम में कमी आ गई है तो उत्पादन में भी कमी आ गई है। बस ये है कि टेक्नोलॉजी आ जाने से मानव के श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया तो मानव एक तरीके से बेकार हो गया है, जिसकी वजह से जो है जनसंख्या में तो वृद्धि हो ही रही है और ख़ास तौर से जो है टेक्नोलॉजी की वजह से मानव के काम में या रोजगार में कमी आती चली जा रही है। देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता तथा प्रति व्यक्ति का औसत उत्पादन भी कम रहता है। ऐसी स्थिति में यदि जनसंख्या या श्रम की वृद्धि होती है तो जनसंख्या की उत्पत्ति अन्य स्रोतों से जैसे भूमि है, पूंजी है, साहस के साथ किया गया कोई भी कार्य आदि के साथ देश के औसत उत्पादन में अधिकतम वृद्धि रहती है। जैसे इस समय देखेंगे कि सारी जनसंख्या लॉकडाउन में वापस आ गई, गांव में आ गई, तो गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि मनरेगा के काम में जगह जगह सड़कें पड़ती हुई, जगह जगह तालाब खोद दिए गए,
ये सारे काम किए गए तो सारी चीज़ें दिखने लगी और मानव के संसाधन से मानव की जो है चीज़ें थी वो निखर कर सामने आ गई और उत्पादन का काम लगातार होता रहा और रोजगार भी लगातार जनता को मिलता रहा। प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रयोग के लिए एक उचित आकार के श्रम का जनसंख्या का होना आवश्यक है। जब तक जनसंख्या को श्रम के रूप में ले जाके हम नहीं खड़ा करेंगे तो जनसंख्या बेकार हो जाएगी, वो इधर उधर के अनर्गल कार्य करेगी या प्रलाप करेगी जिसका कोई मतलब नहीं है। किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह सर्वोत्तम जनसंख्या या आकार है जिससे उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का दिए गए समय में इस प्रकार समुचित उपयोग हो कि उस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाए। यही ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब है। इस संदर्भ में एडविन कैनिन का कहना था कि किसी देश में दिए गए समय में किसी देश के उत्पादन का एक ऐसा अधिकतम बिंदु होता है जहां पर जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक समन्वय हो जाता है। जैसे एक बीघे में 20 कुंटल गेहूं और 25 कुंटल धान अगर हो जा रहा है, दिस इज मैक्सिमम, मतलब उस खेत में भी जो है उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं लिया जा सकता, बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि आपने प्रकृति का और मानव श्रम का दोनों का इतना ज़बरदस्त समन्वय किया, इतना बढ़िया कार्य किया कि आपका उत्पादन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो जब आदमी कार्य करता है तो उसका रिजल्ट निश्चित तौर पर बेहतर आता है। एक आदमी अगर मेहनत से ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ठीक है, नहीं किसी नौकरी में जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गया, जीवन में किसी क्षेत्र में नहीं खड़ा हो पाएगा। वो जीवन के जिस क्षेत्र में जाएगा, जिस किसी भी क्षेत्र में जाएगा, उसकी विद्या उपयोग में आएगी और वो अपना पूरा प्रयोग कर ले जाएगा, तो वो बेहतर करेगा, अच्छा इंसान बनेगा। क्यों? पहले भी मैंने बताया हुआ था कि इस भारत देश में केवल 11% जनसंख्या ही केवल नौकरी कर रही है, बाकी जो 89% जनसंख्या है वह स्वरोजगार या तो बिजनेस कर रही है, तो बेहतर वही है। खैर आगे चलते हैं। इस अधिकतम बिंदु को प्राप्त करने के लिए अधिकतम P कहा जाता है और इस बिंदु पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है और इस बिंदु से जनसंख्या के कम या अधिक होने पर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट दर्ज की जाती है। यदि देश की बिंदु से जनसंख्या के कम या अधिक होने पर प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है तो देश की अर्थव्यवस्था अधिकतम बिंदु तक लाने के लिए जनसंख्या को कम हो प्रति व्यक्ति आय जितना हो उत्पादन होना चाहिए, उससे कम उत्पादन होगा तो ऐसी दशा में जनसंख्या की वृद्धि करना भी आवश्यक हो जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो यदि जनसंख्या अधिकतम प्रतिफल बिंदु से आगे बढ़ गई है तो देश में जनाधिक्य है और तथा ऐसी स्थिति में जनसंख्या में कमी करना आवश्यक है। तो जो जनसंख्या का जो ग्राफ बनेगा यक्स वाई, तो इधर प्रति व्यक्ति आय, नीचे जनसंख्या का आकार और एक बीच में सीधी रेखा P पर, बीच में P अस्थायी प्रतिफल। अगर इधर गिरेगा ग्राफ इस तरीके से तो बढ़ते प्रतिफल का नियम और इधर अगर गिर जाता है तो गिरते प्रतिफल का नियम। एक तरफ अल्प जनसंख्या और दूसरी तरफ जनाधिक्य और बीच में जो लाइन खींची जाएगी वो होगी ऑप्टिमम पॉपुलेशन। M बराबर A-O अपान O, M संयोजन का अंतर, डिग्री ऑफ मॉल एडजस्टमेंट A, एक्चुअल पॉपुलेशन O, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अनुकूलतम जनसंख्या का दाहिनी ओर या बाईं ओर हटने के संयोजन का अंतर, डिग्री ऑफ मॉल एडजस्टमेंट, मतलब इधर ये राइट और ये लेफ्ट, तो इधर A और इधर B, तो ये हो जाएगा। यदि m का मान 0 मान लिया जाए तो वास्तविक जनसंख्या व अनुकूलतम जनसंख्या की बराबर रहती है। यदि किसी देश का m ऋणात्मक आता है तो उस जनसंख्या में जनाधिक्य जनसंख्या जो मानी जाएगी वो अधिक मानी जाएगी। दूसरी ओर यदि धनात्मक आता है तो वहाँ पर जनाधिक्य माना जाएगा।
कि अगर निगेटिव आता है तो जनाभाव माना जाएगा और पॉजिटिव आता है तो जो है वो जनाधिक्य माना जाएगा। किसी देश में अनुकूलतम जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है। इस बिंदु की स्थिति देश की आर्थिक दशा, टेक्नोलॉजी, संसाधन के उपयोग और पद्धति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उक्त देश में किसी भी स्थान पर परिवर्तन होने वाले देशों की अनुकूलतम बिंदु के स्थान पर परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण लें कि अनुकूलतम जनसंख्या किसी देश की 30 करोड़ है और वास्तविक जनसंख्या जो है वो 40 करोड़ है, तो सूत्र में जब रखेंगे m बराबर a माइनस o अपान o हो तो 40 माइनस 30 अपान 30 बराबर हो जाएगा 10/30। तो ये बराबर हो जाएगा +0.33 बराबर जो है ये क्या है कि जनसंख्या जनाधिक्य शो कर रही है। कार्ल सैंडरसन ने सन 1922 में अपनी पुस्तक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम ए स्टडी इन ह्यूमन इवोल्यूशन में इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि यदि किसी देश की वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से अधिक है तो अति जनसंख्या है और यदि कम है तो न्यून जनसंख्या है। किसी देश की आदर्श जनसंख्या प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधनों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास द्वारा उसका स्तर का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि जो है टेक्नोलॉजी ही उत्पादन में बहुत बड़ा मददगार साबित होती है। टेक्नोलॉजी यदि नहीं रहेगी, जैसे देखिए टेक्नोलॉजी जब डेवलप कर गई तो पहले हम हल और बैल का प्रयोग करते थे। हल और बैल का जब प्रयोग करते थे तो खेत, 1 बीघा खेत को जोतने में जो किसान के होता था वो पूरा दिन भर लगा देता था खेत जोतने में, और आज 10 बीघा भी खेत जोतना हो तो ट्रैक्टर से हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में पूरी जुताई कर ले जाएंगे। और उससे बेहतर आज डिस्क है, तावा है, नौहरवा है, रोटावेटर है, विभिन्न प्रकार के हल चल रहे हैं, जिसकी वजह से जुताई आसान हो गई। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन चीज़ें तो बदली। जब कोई नई चीज़ आती है तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि पुरानी चीज़ समाप्त हो जाती है। जब ट्रैक्टर आ गया तो हल और बैल समाप्त हो गया, बैल की उपयोगिता ही समाप्त हो गई, हल की उपयोगिता ही समाप्त हो गई। आज सांड चारों तरफ घूम रहे हैं, नहीं तो पहले इतना नहीं घूमते थे। वो उनका उपयोग भी होता था और उनका प्रयोग भी होता था। जब जैसे मान के चलिए कच्चे मकान की जगह पक्के मकान आ गए तो पक्के मकान, कच्चे मकान अपने आप समाप्त हो गए। हम लोगों ने शर्ट पैंट पहनना चालू कर दिया, धोती कुर्ता समाप्त हो गया। महिलाओं ने सलवार समीज पहनना प्रारंभ कर दिया, साड़ी का ज़माना समाप्त हो गया। अब मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी यदि आ जाती है तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी को समाप्त कर देती है। समय की डिमांड है। नई जनसंख्या जो आई हुई है, नए लोग आए हुए हैं। पुराने लोगों में आप अपने परिवार में अपने पूर्वजों को देखिएगा, उनके फ़ोटो को देखिएगा, उनके चेहरे को देखिएगा, उनकी लंबाई को देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि उनके हाथ, पैर, मुंह, जबड़े ज़्यादा बड़े, ज़्यादा चौड़े, ज़्यादा मजबूत। अब जो है लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं। अब की जनसंख्या जो आने वाली पीढ़ी होगी वो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि चने के पेड़ पर सीढ़ी लगा के लग्गी से चना तोड़ेगी, और वो चना अगर संजोग से अगर उसके ऊपर गिर जाएगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि मरने वाली स्थिति उसकी खड़ी हो जाएगी। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर ले जाकर उसको भर्ती कर देना पड़ेगा। ये आधुनिक जनसंख्या होगी। और चना तोड़ने के लिए चक्की में ले जाना पड़ेगा, तब वो तोड़ के खा पाएगी नई जनसंख्या। ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब एक एक बित्ते का आदमी हो रहा है। पहले 6 फुट 7 फुट सामान्य आदमी था, लेकिन अब एक एक बित्ते के आदमी हो रहे हैं। तो एक एक बित्ते की सोच। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, इसकी आलोचना करते हैं क्या है। यह सिद्धांत कोई सिद्धांत न होकर एक अवधारणा है, क्योंकि इसमें न तो यह स्पष्ट है कि जनसंख्या क्यों बढ़ती है और न इस बात का उत्तर मिलता है कि जनसंख्या वृद्धि होती कैसी है। इस सिद्धांत में वस्तुतः बताया गया है कि प्रत्येक देश की अनुकूलतम जनसंख्या होती है
जहाँ लड़के लड़की रहेंगे अपने आप जनसंख्या बढ़ जाएगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेल फीमेल रहेंगे अपने आप प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, कीड़े मकोड़ों जैसी स्थिति होगी, मर जाएंगे या क्या होगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा कंडीशन क्या है, किसी देश की जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत जिस पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है को ज्ञात करना बड़ा कठिन है। हमारे समाज में एक आदमी के पास 1 अरब रुपया है और वहीं एक आदमी के पास ऐसा है कि पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। बड़ा कठिन काम है। और वो जो 1 अरब है वो भी फटीचर बना घूमता है कि उसकी कोई वास्तविक स्थिति जान न ले। क्योंकि आधुनिक युग में परिवर्तित होती अर्थव्यवस्था में अनुकूलतम जनसंख्या की खोज एक मृग तृष्णा की भांति है। वो बहुत ही कठिन है कि अनुकूलतम जनसंख्या हम खोजेंगे कैसे और उसका पता कैसे लगाएंगे, ये बहुत ही कठिन काम है निश्चित तौर पर। सिद्धांत के पूर्व की मान्यता यह मान लेना होगा कि जनसंख्या की कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो होता है वो स्थिर रहता है, वास्तविक नहीं है, आभासी है। क्यों? क्योंकि यह अनुपात सदैव परिवर्तित होता रहता है। एक बात तो पक्का जान लीजिए कि जितना श्रम प्रदान करने वाले हैं, लेबर खास तौर से, जब तक उनके पास शक्ति है तब तक वो काम कर रहे हैं, और ज्यों शक्ति खत्म हो गई उनके उत्पादन ठप और उनकी बाजार भी ठप। अगर उनके पीढ़ी में कोई अगर नहीं खड़ा हुआ है तो उनके परिवार का रोजगार समाप्त निश्चित तौर पर। यह सिद्धांत केवल व्यक्ति के आय का समर्थन करता है, जो एक भौतिकवादी आर्थिक विचारधारा है। जनसंख्या के नैतिक मूल्यों के आर्थिक संदर्भ में सिद्धांत पूर्णतः मौन है। यह सिद्धांत देश की अधिकतम औसत प्रति व्यक्ति आय या अधिकतम राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हो सकता है कि एक देश में औसत प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होने पर जनसंख्या का एक भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो, करता ही है। इस प्रकार यह सिद्धांत राष्ट्रीय आय के वितरण के संदर्भ में प्रकाश डाल पाने में बड़ा ही अक्षम है। विश्व के कई राष्ट्र जैसे जापान, स्विट्जरलैंड प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद उच्च स्तरीय जीवन स्तर व्यतीत कर रहे हैं। सौरभ जी को नमस्कार। जो उनके उच्च टेक्नोलॉजी, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक एवं औद्योगिक कुशलता के कारण है। जैसे ओपेक कंट्रीज़ को ले लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लीजिए, ये सारे टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त आई है और इनके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। दूसरी जगह से इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको मॉडिफाइड करके फिर उन्हीं को और दुनिया के अन्य देशों में भेज देते हैं, और उसकी वजह से जो उनको आर्थिक लाभ होता है उसकी वजह से वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा ले जाते हैं और बेहतर कर ले जाते हैं। अगर हम अपने मानव संसाधन को विकसित कर देंगे, पुनः एक बार बता रहा हूँ कि जब आदमी विकसित कर देता है, विकसित हो जाता है, तो जनसंख्या कम हो जाएगी। केवल और केवल जनसंख्या को नियंत्रित करने का केवल और केवल एक उपाय है कि जनसंख्या को आप विकसित कर दीजिए। जब जनसंख्या काम करेगी, ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगी, 9 बजे दिन से लेके 9 बजे रात तक 12 घंटा काम करेगी, तो आएगी तो फिर वो सो जाएगी, बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री में नहीं इन्वॉल्व होगी, अपने आप जनसंख्या कम हो जाएगी। उच्च टेक्नोलॉजी, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक एवं औद्योगिक कुशलता के कारण उनके जीवन स्तर में जो है हम देखते हैं कि उनका जीवन स्तर बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, और प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या के साथ अंतर संबंध प्रतिपादन अनुकूलतम सिद्धांत विकसित देशों के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। इसलिए महत्व नहीं रखता है विकसित देशों के लिए क्योंकि विकसित देशों में जनसंख्या तो वैसे ही कम है, और रही बात कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से उनके जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने जीवन स्तर को टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे होते हैं। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी।
यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि का नवीनतम सिद्धांत है जो अनेक जनसंख्या शास्त्रियों द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या के आंकड़ों के अध्ययन करने के बाद प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत द्वारा इस तथ्य पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया कि किसी देश की जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर पर उस देश की जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण में कौन कौन से फैक्टर प्रभावी होते हैं। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों, निर्धन व्यक्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानता की दरें विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की तुलना में संपन्न व्यक्तियों, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रहती है। बार बार मैं भी बता रहा हूँ कि जब जो है आदमी गरीब रहेगा, कम कमाएगा, काम की कमी रहेगी, तो वो अंडा देने वाली फैक्ट्री में ज़्यादा अंडा उत्पादन करने के प्रति जो है वो लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंडा निकालने का प्रयास करेगा। तो फिर वही होगा, अंडा निकालेगा और मार्केट में बेचने के प्रति वो सोचने के प्रति जागरूक हो जाएगा। एक अंडा की कीमत 20 रुपये। जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण होता जाता है, वैसे वैसे देश की जनसंख्या की जनांकीय प्रतिरूपों में अंतर आता चला जाता है और जनांकीय परिवर्तन आरंभ होने से पूर्व अधिक जनसंख्या दर और अधिक मृत्यु दर की अवस्था रहती है, जो जनांकीय परिवर्तन की अंतिम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होकर विकास की विकसित अवस्था की ओर पहुंचती चली जाती है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की जो अवस्था होती है और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था में परिवर्तन होना जनांकिकीय विशेषज्ञों के लिए यह एक विशेष रुचिकर विषय और रहा। निस्संदेह यह परिवर्तन मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रहा कि कैसे आदमी हंटिंग गैदरिंग से शुरू करके विकास के मंगलयान तक पहुंचने की यात्रा पूरी कर लेता है। निश्चित तौर पर मानव ने ज़बरदस्त संघर्ष किया होगा, अपने आप को मॉडिफाइड किया होगा, अपने आप को मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया में पहुंचाया होगा। वस्तुतः जनसंख्या के जनांकीय संक्रमण सिद्धांत महत्वपूर्ण आधार हैं और जन्म दर, मृत्यु दर, धन्यवाद अनोखे जी, इसके अंतर से होने वाली जनसंख्या के प्रकृति वृद्धि जो होती है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत मृत्यु क्रम, प्रजननता तथा वृद्धि दरों के बदलते प्रतिरूप का एक सामान्य वर्णन है जो सामानों के एक जनांकीय अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे प्रवेश कर जाता है, इसको देखते हैं। इस सिद्धांत को मूल रूप से सर्वप्रथम 1929 में W.M. थॉम्सन नामक अमेरिकी जनांकीविद ने प्रस्तुत किया, जिसे बाद में 1945 में F.W. नोटेस्टीन नामक जनांकीविद ने संशोधित कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस सिद्धांत के समर्थकों में T.W. शूल्ज, पीटर आर कॉक्स, C.P. ब्लेकर, कार्ल सैक्स, D.O. काउगिल नामक विशेष जनांकीविदों का उल्लेख रहा है। कुछ जनांकीविदों ने जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं 3 अवस्थाएं माना, कुछ ने 4 माना तो कुछ ने 5 माना और सिद्धांत की विवेचना करने में किया। नोटेस्टीन और थॉम्सन ने जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्था माना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण। तो कार्ल सैक्स ने 4, ब्लेकर और पीटर कॉक्स ने 5 अवस्थाओं को जनांकीय संक्रमण के सिद्धांतों को माना। थॉम्सन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं को उल्लेख किया: प्री ट्रांजिशन पीरियड, पूर्व संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल, और तीसरा पोस्ट ट्रांजिशन पीरियड, परा संक्रमण काल माना। नोटेस्टीन ने जो माना वो 3 माना। वो क्या? स्टेज ऑफ हाई ग्रोथ रेट, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, रिप्लेसमेंट रेट। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की अवस्था जिसमें जन्म दर बहुत ज़्यादा हाई होती है, जनसंख्या वृद्धि दर की ह्रास जिसमें जन्म दर पुनः स्थापित होकर नीचे हो जाती है, मृत्यु दर निम्न स्तर पर स्थिर हो जाता है। जनसंख्या के जनांकीय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज, पूर्व औद्योगिक सामाजिक अवस्था, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टेज,
यह किसी भी देश की प्राथमिक एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था या पूर्व औद्योगिक अवस्था होती है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक रहती है। जन्म दर और मृत्यु दर जब दोनों अधिक रहेगी तो रिजल्ट बराबर जीरो, जितना हमने उत्पादित किया उतना नष्ट हो गया, बराबर जीरो, जहाँ के थे वहीं चले गए। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, मृत्यु दर उच्च रहती हैं। साथ ही कम उम्र में विवाह के कारण संतानोत्पत्ति के लिए लंबा प्रजनन काल विवाहितों व्यक्तियों के लिए रहता है, जिसके कारण शिक्षा के अभाव तथा परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान के अभाव के कारण अर्थव्यवस्था में जन्म दर भी उच्च रहता है। कम उम्र में बच्चे पैदा हो जाने से आय के स्रोत बन जाते हैं, जिसके कारण बड़े से बड़ा परिवार भी आर्थिक लाभ की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं। ऐसा गरीब राष्ट्रों में कम जो है पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि बच्चों के पालन पोषण में अल्प व्यय होता है। जैसे गांव में कहावत है, खेल कूद के बड़ा हो जाएगा, तो उसी प्रकार मतलब ये है कि रेंग के बड़ा हो जाएगा। जब ज़्यादा बच्चा हो जाएगा तो वो निश्चित तौर पर मान के चलिए सबके साथ खेल कूद के वो भी बड़ा हो जाएगा और वो संपत्ति का एक साधन के रूप में माना जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले समाजों में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों अधिक पाए जाते हैं, 30 से 50 प्रति हज़ार रहने के कारण। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि उच्च जन्म दर को उच्च मृत्यु दर संतुलित कर देती है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका के कई विकासशील देश आज भी प्राइमरी स्टेज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो आदिवासी जंगलों में हंटिंग, गैदरिंग एंड कलेक्टिंग की स्टेज में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी प्राइमरी स्टेज में जीने के लिए विवश हैं। सेकेंड स्टेज द्वितीय अवस्था में किसी अवस्था की पिछड़ी अर्थव्यवस्था से अर्ध विकसित तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने वाली जनसंख्या को द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में पर्याप्त भोजन की उपलब्धता के साथ साथ चिकित्सीय सुविधा सेवाओं के स्तर में उपलब्ध में भारी वृद्धि हो जाती है, जिससे मृत्यु दर में गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। जबकि दूसरी ओर जन्म दर को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण पूर्व स्थापित उच्च जन्म दर में तो कोई गिरावट नहीं आती, जन्म दर में बहुत गिरावट आ जाती है। इस प्रकार द्वितीय अवस्था को सर्वप्रमुख विशेषता ये है कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये सेकेंड स्टेज का जो है फार्मूला है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि दर अधिक हो जाती है। यही कारण है कि इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। वर्तमान समय में अफगानिस्तान, भूटान, लाओस के अलावा अफ्रीका के कुछ उप सहारा देश, पाकिस्तान जनांकिकी द्वितीय अवस्था में है। भारत को भी आप ले सकते हैं। तृतीय अवस्था, इस देश का आर्थिक विकास होने पर कृषि अर्थव्यवस्था का झुकाव उद्योगों की ओर होने लगता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जनसंख्या जो आती है वो व्यापारिक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होने लगती है। धार्मिक अंधविश्वास, प्राचीन परंपरागत मान्यताओं के प्रति विश्वास समाप्त होने लगते हैं। महिलाओं में शिक्षा का प्रचार और प्रसार होने लगता है। महिलाएं जागरूक होने लगती हैं। महिलाएं आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेने लगती हैं, जिसकी वजह से छोटे परिवार की उपयोगिता लोकप्रिय होने लगती है। अभी आप देखेंगे किसी की शादी होगी तो वो तुरंत अपने बीवी बच्चों को लेकर तुरंत चला जाएगा, शहर चला जाएगा, गांव छोड़ देगा। माँ बाप बूढ़े हों मर जाए उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना परिवार। तो ये जागरूकता का एक बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है। शादी हुई तो माँ बाप ने जो उसकी सेवा की, वो उस सेवा को छोड़कर बीवी मेरा धर्म, मेरी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कर्तव्य, बीवी मेरा देश, बीवी मेरा गांव, बीवी मेरा घर करने के लिए साथ लेके चला जाता है। वही उसकी स्वर्ग, वही उसकी दुनिया हो जाती है। माँ बाप जब उसकी सहायता के लिए मांगेंगे, आएंगे तो कहेंगे बोलो पापा
कितना पैसा मैं आपको भेज दूँ आपकी सहायता के लिए, जबकि उनको सहायता की नहीं, पैसे की नहीं, बल्कि उनको जो है सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये इस स्टेज में आके विकास की ये अवस्था देखने को मिलती है। आप भी अपने आसपास और अपने आप देखेंगे और पाएंगे। महिलाएं परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग भी लोकप्रिय होने लगता है। इन सभी कारणों से जनसंख्या के जन्म दर में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। दूसरी ओर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के अत्यधिक प्रभावी हो जाने के कारण मृत्यु दर में भी बड़ी भयंकर गिरावट आती है। वस्तुतः इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जिसके कारण इस अवस्था में भी जनसंख्या वृद्धि दर या अवस्था, इसे भी जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कही जाती है। ऐसी स्थिति जो देखने को मिलती है ये एशिया महाद्वीप के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, मध्य पूर्व के देश, मध्य एशियाई देश, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, मोरक्को, बोत्सवाना, सूडान, कीनिया, सेनेगल, लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका के देश कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, निकारागुआ, पेरुवे, बोलिविया नामक देश जनसांख्यिकी संक्रमण के इस अवस्था से गुजर रहे हैं। फोर्थ स्टेज में यह अवस्था उस समय आती है जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची उठ जाती है। विवाह प्रायः अधिक उम्र में होता है, जिसके कारण संतानोत्पत्ति की अवधि कम रह जाती है। जब 40 साल में विवाह होगा और बच्चा होगा तो 20 साल ही आपके पास बचेंगे, तब तक आप 60 साल के हो जाएंगे और मर जाएंगे। आप 60 साल से 70 साल की ज़्यादा उम्र की मानव नहीं होती है, तब तक आपका बच्चा 20 साल 25 साल का होगा। जब तक वो खड़ा होगा तब तक आप ख़त्म हो जाएंगे। तो एक लाभ तो ये मिलता है, सबसे ज़बरदस्त लाभ 40 साल में बूढ़े होने पर, विवाह करने पर, कि जब तक बच्चा खड़ा होगा तब तक एक पीढ़ी समाप्त हो जाएगी उसके खड़े खड़े होते ही। बहुत लोग तो जो है वो अभी रेंगता ही रहता है, तब तक ही मर जाते हैं। खैर, बच्चों के संदर्भ में आम नागरिकों की धारणा बन जाती है कि यह एक आनंद है, 2 भीड़ है तथा 3 अव्यवस्थनीय है। 1 हैप्पी, 2 क्राउड एंड 3 अनमेजनेबल। तो जब 3 अनमेजनेबल होगा, आप इसको विकसित राष्ट्रों में देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था, सरोगेसी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 2 लोग रहेंगे, जीवन के सारे मज़े लेंगे और बच्चा नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि वो अनमैनेजेबल है। और जब अनमैनेजेबल है तो निश्चित तौर पर वो समस्या का कारण है। और मॉडर्न पीढ़ी जो चने पर लग्गी लगा के तोड़ेगी चने को, वो मैनेज करके ही तोड़ेगी, मैनेज करके ही सीढ़ी पर चढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वो कोई नई चीज़ नहीं लेके आएगी, क्योंकि अगर वो लेके आएगी तो दब जाएगी बेचारी। यही कारण है कि अधिकांश व्यक्ति छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी ओर पर्याप्त जन सुविधाओं, अधिकाराम, विलासिता, कोमलता आदि में वृद्धि होने के कारण स्त्री पुरुषों की फर्टिलाइजेशन में कमी आ जाती है। अंडा आएगा ही नहीं तो बाज़ार में बिकेगा कहाँ। आजकल की मॉडर्न औरतों को कह दीजिए कि 5 लोगों की रोटी बनाना है तो वो कहेगी होटल से खरीद के ले आइए, बेचारी मर जाएगी, हाथ उसका टूट जाएगा। ओहो, बहुत कष्ट, बड़ी तकलीफ़, हाँ, रोटी बेलना पड़ेगा। खैर, इन सभी कारणों से जन्म दर में भारी गिरावट आ जाती है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फर्टिलिटी कहाँ से होगी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि जल्दी से पेट चीरो, बच्चा निकालो, क्योंकि जोर ही नहीं रहेगा, ताकत ही नहीं है। 100 ग्राम की शरीर ही है, 500 ग्राम का बच्चा। जन्म दर और मृत्यु दर में निम्नवत गिरावट देखी जाती है। वस्तुतः इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि या तो नगण्य होती है या जनसंख्या की स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय में देखें तो जनसांख्यिकी संक्रमण की इस अवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप के अधिकांश देश, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सिंगापुर नामक प्रमुख देश सम्मिलित हैं। अब आ जाते हैं 5th स्टेज में। और 5th स्टेज जिसे कहते हैं, ये सर्वोत्तम विकसित आर्थिक विकसित अवस्था है, जिसमें महिलाएं अपने सौंदर्य तथा स्वास्थ्य के प्रति अति सजग रहती हैं। जैसे अमेरिका और विकसित देशों की महिलाएं कहती हैं कि बच्चा मैं पैदा क्यों करूं, और पैदा भी कर दूं तो मैं ही सेवा क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करोगे। तो आने वाला वो समय है कि आदमी
औरत बच्चा पैदा करेगी, आदमी रोटी बेलेगा, खाना बनाएगा, औरत ऑफिस जाएगी। यह पंचम अवस्था का संकेत है। प्रति व्यक्ति सजग हो जाती है, संतान प्राप्ति में पसंद नहीं करती है, शिशु का पालन पोषण उन्हें एक बोझ मालूम पड़ता है, साथ ही साथ बच्चों का माता पिता से लगाव बड़ा ही कम हो जाता है। वो माता पिता से लगाव रखना ही नहीं चाहते। पहले दादा दादी परिवार में होते थे तो कहानियाँ सुनाते थे, और आजकल के बच्चे पैदा होते ही मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें गूगल गुरु से जो है बातचीत करते हैं। उनके दादा, उनके दादी, उनके माई, उनके बाप गूगल गुरु हैं, और गूगल गुरु जो सिखाएंगे वही बच्चा वो सीखेगा। वो 100% परफेक्ट होकर जो है पैदा ही होता है। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि चना भी कल को तोड़ेगा तो वो गूगल से कहेगा गूगल चना तोड़ के ले आओ, तो गूगल हो सकता है कि चना तोड़ के लेके आए। ये भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में। एड में भी कुछ भी हो सकता है इस मॉडर्न एरा में। वृद्धावस्था की सुरक्षा हेतु बच्चों का महत्व कम हो जाता है, और वस्तुतः इस अवस्था में मृत्यु दर लगभग स्थिर रहती है, लेकिन जन्म दर में गिरावट होने के कारण जनसंख्या में कमी होना शुरू हो जाती है। वर्तमान समय में रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, जापान, रूस जनांकिकी परिवर्तन की इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। जनांकिकी संक्रमण के प्रभाव जो है वो निम्न हैं। पहला, इसके द्वारा जनसंख्या संसाधन संतुलन, पॉपुलेशन रिसोर्स बैलेंस में अनुकूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दूसरा, जनांकिकी संक्रमण में जनांकिकी गुणात्मक विशेषताओं जैसे शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य आदि में अनुकूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आजकल बच्चा 96%, 97%, 100% लेके आता है तो भी रोता रहता है। इतना ज़बरदस्त परफेक्शन कल्पना करिए। और हम लोगों के ज़माने में बच्चा 50% ले गया आता था तो जैसे लगता था कि डंका बज गया। 60% को सबसे हाईएस्ट माना जाता था। आज 100% भी हाईएस्ट नहीं। कहाँ चला गया ज़माना, कल्पना कर सकते हैं। जनांकी संक्रमण की समस्त जनसंख्या में युवकों की जनसंख्या की अनुपात में वृद्धि होती है। कारण ये है कि लड़कियों का एबॉर्ट करा दिया जाता है, उनकी हत्या कर दिया जाती है, और लड़कियां पृथ्वी पर पाप मानी जाती हैं। लेकिन इन लड़कों को कह दिया जाए तो लड़की के पीछे पीछे ऐसे भागेंगे जैसे रसमलाई, जिससे जनसंख्या संरचना में परिवर्तन होता रहता है। इससे कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः वृद्धि होती रहती है। जनांकी संक्रमण सिद्धांत की आलोचनाएं क्या हैं? यह सिद्धांत जनांकी संक्रमण की अवस्था का आर्थिक विकास की अवस्था से निश्चित संबंध स्थापित नहीं कर पाता, जबकि दोनों अवस्थाएं साथ साथ चलती रहती हैं, बिल्कुल साथ साथ चलती रहती हैं। गरीब, अमीर, दोनों मध्यम वर्ग सब साथ, चारों स्टेज एक साथ चलते रहते हैं। किसी को आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि समाज में एक ही आदमी जो है, एक परिवार में किसी बच्चा IAS हो जाए तो दिन रात में 10 साल में वो जो है पूरे देश को लूट के राजा हो जाएगा, ज़बरदस्त जो है विकसित हो जाएगा। खैर, इस सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि किसी देश में जनांकी संक्रमण की अवस्थाओं में कितना समय लगता है। मात्र जनांकी संक्रमण में आर्थिक विकास नहीं होता, वरन आर्थिक विकास के कारण जनांकी संक्रमण सिद्धांत प्रभावित होता है। और अब सारी चीज़ें शॉर्टकट में बताने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है, उसका सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत है फर्स्ट स्टेज का हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, सीमित जनसंख्या वृद्धि, इसका स्लोगन है। और उच्च जन्म दर के कारण क्या है? सीमित जन्म दर, जन्म नियंत्रण, उच्च मृत्यु दर तथा इसके कारण अधिक जन्मों को प्रोत्साहन, बच्चों के भविष्य के लिए आमदनी का स्रोत मानना। 10 बच्चे ठेला खींच के ले आएंगे तो 100 दहा में 1000 रुपया हो जाएगा, और 1 किलो मीट ले आएंगे और 1 हंडा उबाल देंगे तो पूरे परिवार वाले बत्तख की तरह मिलकर खाएंगे। सब 100 रुपये में खा लेंगे, काम खत्म। नहीं तो 40 रुपये किलो की सब्जी खरीद के ले आएंगे और जो है एक ही आदमी खा जाएगा। तो दोनों में बड़ा अंतर है। उच्च मृत्यु दर के कारण बीमारियों की दर का उच्च मिलना, निम्न स्तरीय पोषण का अकाल और निम्न स्तरीय स्वच्छता के कारण ये सारी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। द्वितीय स्तर का जो स्लोगन है वो है
उच्च जन्म दर व गिरती मृत्यु दर के कारण जो है इसमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। उच्च जन्म दर व गिरती मृत्यु भयपड़म गिरती मृत्यु दर के कारण क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तथा पोषण, शिशु मृत्यु दर में गिरावट। तृतीय अवस्था क्या है कि गिरती जन्म दर तथा सतत रूप में गिरती मृत्यु दरें, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो जाती है। गिरती जन्म दर के कारण क्या है कि सीमित परिवार को वरीयता, सामाजिक प्रतिरोध तथा फैशन परिवर्तनों का होना, भौतिकतावाद को बढ़ावा, बच्चों के लालन पालन पर होने वाले खर्चों की तुलना में भौतिक सुख सुविधाओं पर होने वाले खर्चों को वरीयता प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर में गिरावट। फोर्थ स्टेज निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और न्यून उतार चढ़ाव, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि अति सीमित हो जाती है, प्रजननता में सतत गिरावट आ जाती है, व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन आ जाती है, कार्यशैली जनसंख्या में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो जाती है, दंपति में बच्चों के जन्म को वरीयता प्रदान कर करियर के महत्व को ज़्यादा प्रदान किया जाता है। आप शहरों में आज देख लीजिए तो प्रत्येक परिवार बच्चे को जैसे लगता है कि वो तुरंत ही जो है IAS, PCS, MBBS और इंजीनियर बनाने की श्रेणी में खड़ा कर देगा। पढ़ो 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 की रट लगाए रहता है और उसकी जान ले लेना चाहता है। ये स्थिति खड़ी है शहरों में। अगर वो उसका नंबर अपने बगल वाले से कम हो जाएगा तो उसकी हत्या कर देने स्थिति जैसी दिखाई देती है। पाँचवा स्टेज जन्म दर की तुलना में मृत्यु दरों का थोड़ा अधिक हो जाना, जिसके कारण जनसंख्या के आकार में कमी आती है। विश्व में बहुत कम देश वर्तमान समय में इस अवस्था में है। निम्न जन्म दर के कारण क्या है कि व्यक्तिवाद को बढ़ावा, महिलाओं को उच्च वित्तीय आत्मनिर्भरता, गैर परंपरागत जीवन शैली को बढ़ावा देना। अब आज सिद्धांत सारे समाप्त, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।